मृत्यु तक उसका समाजीकरण होता रहता है। समाजीकरण का मतलब होता है सीखना, कुछ न कुछ नया सीखना। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो कुछ एडॉप्ट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो सामाजिक व्यवस्था और समाज के अनुकूल है तब वो मान्य होता है। लेकिन अगर वो समाज व्यवस्था और समाज के अनुकूल नहीं है, विसामान्य व्यवहार में आता है, तो उसके लिए हमारी समाज कोई न कोई व्यवस्था करती है कि वो समाज के अनुकूल हो। अगर वो नहीं होता है तो उनके कंट्रोल करने की व्यवस्था करते हैं, चाहे वो अनौपचारिक रूप से या फिर औपचारिक रूप से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि औपचारिक नियंत्रण के जो साधन हैं वो कौन कौन से हैं और उनको किस तरह से समझा जा सके। औपचारिक नियंत्रण के साधन में राज्य, कानून, शिक्षा ये सब आते हैं। तो सबसे पहले मैं राज्य को बताऊंगी कि राज्य किस तरह से समाज में नियंत्रण स्थापित करता है और सोशल ऑर्डर की व्यवस्था करता है। समाज दो तरह से नियंत्रण की व्यवस्था करता है। एक वैचारिक नियंत्रण, दूसरा गैर कानूनी आचरण द्वारा नियंत्रण। वैचारिक नियंत्रण में आते हैं कि जैसे कोई उग्रवादी विचारधारा के लोग हुए, धर्मांध के लोग हुए, तो वे समाज में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं। वे अपने अकॉर्डिंग समाज में चाहते हैं कि उनकी व्यवस्था हो। तो जो राज्य होता है वे समाज में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और गैर कानूनी आचरण होते हैं जो नियम व्यवस्था समाज में पहले से मान्य होते हैं, अगर उनके आचरण के अनुसार व्यक्ति व्यवहार नहीं करता है, उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, तो राज्य उनके लिए दंड की व्यवस्था करता है। उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस द्वारा, न्यायालय द्वारा, जेल खाने में भेजना, कैसे भी करके उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसके अलावा राज्य की बात की जाए तो राज्य का इसके अलावा और कार्य है समाज के लिए कानून बनाना। किसी की बाबत के लिए कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए ठोस कानून बनाने का काम भी राज्य करता है। किसी समाज व्यवस्था का भाग बनाने के लिए कि कोई घटना ऐसी घटती है, कोई चीज़ ऐसी बनती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए राज्य का कार्य है कानून बनाना। तो कानून बनाने का कार्य भी राज्य करता है, तो वो भी इस अंदर जोड़ सकते हैं आगे। उसके बाद हम एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन मीन्स शिक्षा, जो कि समाज में सबसे आधारभूत मतलब जीवन की आधारभूत आवश्यकता होती है, क्योंकि एजुकेशन ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम एक सामाजिक प्राणी बनते हैं और अपने आप को पहचानते हैं, समाज में अपना सर्व कल्याण कर सकते हैं। तो एजुकेशन के द्वारा हम दो तरह से, जैसा कि स्लाइड्स में दिखाया गया कि औपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो दो तरह से हम समाज में नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं। औपचारिक एजुकेशन मीन्स फॉर्मल एजुकेशन वह होता है जो कि हमें किसी शिक्षण संस्थान के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह कोई इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा अगर हम कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनके आचरण और नियमों के अनुसार व्यवहार करते हैं तो वो औपचारिक शिक्षा एजुकेशन के अंतर्गत आता है। अगर इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो इनमें जो हमारे परिवार, मित्र मंडली आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह के द्वारा जो भी हमें नॉलेज प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, वे इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। अगर हम समुदाय को देखते हैं तो समुदाय दो तरह के जैसे होते हैं, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। तो नगरीय समुदाय में तो फॉर्मल एजुकेशन का ज़्यादा डिमांड होता है, लेकिन अगर हम ग्रामीण समुदाय को देखते हैं, जो पिछड़े हुए इलाके के लोग होते हैं, मॉडर्न नहीं होते हैं, वहाँ पे इनफॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर वे अपने परिवार से ही सीखते हैं, अपने समुदाय से सीखते हैं, उनकी जो संस्कृति होती है उनके अनुसार कार्य करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम आदिम जनजातियों को लेते हैं, जो पिछड़े हुए इलाकों के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन की उतनी व्यवस्था नहीं रहती है। इनफॉर्मल एजुकेशन के जरिए वे अपनी संस्कृति को सीखते हैं और उनके अनुसार कार्य करने की कोशिश करते हैं। शिक्षा के बारे में और एक बात बताई जाए तो शिक्षण એ જન્મથી મૃત્યુ પર્યંત ચાલતી સતત પ્રક્રિયા છે। માણસ જન્મે તે મૃત્યુ થાય ત્યાં સુધી સતત શીખતો રહેતો હોય છે। અને ઔપચારિક શિક્ષણ તો આજના જમાનાની અંદર વાત કરવામાં આવે તો ઔપચારિક શિક્ષણનું મહત્ત્વ ઘણું બધું વધી ગયેલું જોવા મળે છે। પરંપરાગત ભારતીય સમાજની અંદર શિક્ષણની જે વ્યવસ્થા હતી તો એ અનૌપચારિક શિક્ષણની વ્યવસ્થા હતી। અનૌપચારિક રીતે જંગલની અંદર દાખલા તરીકે ગુરુની જોડે જવાનું અને ત્યાં અભ્યાસ કેળવવાનું, પણ એ અનૌપચારિક રીત હતી, એનું કોઈ પૂર્વ નિશ્ચિત માળખું નહોતું। અને અત્યારે આપણે ચોપડાની અંદર બંધાયેલું ચોક્કસ માળખાની અંદર જ અભ્યાસ કરીએ છીએ, જે ઔપચારિક રીત છે। એટલે ગામડાની અંદર વાત કરીએ, દાખલા તરીકે ખેડૂતનો છોકરો છે તો ખેડૂતના છોકરાને ખેતી કરતાં શીખવા માટે એને કોઈ સ્કૂલ કોલેજમાં જવાની જરૂર રહેતી નથી, એ અનૌપચારિક રીતે જ એના પાઠ ભણી જતો હોય છે।
કુંભારનો છોકરો હતો, માટલું બનાવવાની માસ્ટરી કેળવવા માટે એને કોઈ ટેકનિશિયન જોડે જવાની જરૂર રહેતી નથી, પણ એ આપોઆપ શીખી જતું હોય છે. એટલે જ્યાં પ્રાથમિક સમૂહો છે, ગ્રામીણ સમાજ છે કે પ્રાથમિક સમૂહો છે, ત્યાં હજુ પણ અનૌપચારિક શિક્ષણનું અસ્તિત્વ ટકેલું છે. પરંતુ આ જ્યારે પરિવર્તનની દોડની અંદર આપણે જોઈએ તો અત્યારે ઔપચારિક શિક્ષણનું પ્રભુત્વ દિન પ્રતિદિન વધતું જોવા મળે છે અને દિવસે દિવસે અનૌપચારિક शिक्षणનું પ્રભुत्व घटતું જતું જોવા મળે છે. तो આગળની વાત જોઈએ तो अब हम कानून के बारे में देखते हैं. कानून जो कि फॉर्मल कंट्रोल में आता है, जिसमें 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण. इसमें जब हम देखते हैं कि कानून 2 प्रकार से समाज में व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करता है, एक तो पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव. जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो जिस तरह से समाज में व्यवस्था जो कानून में पहले से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में जो व्यवस्था स्थापित होती है, जो नियम लिखित रूप में होते हैं, अगर उनके अनुसार कोई आचरण व्यवहार करता है तो उनको अवार्ड या फिर कोई प्राइज़ देने की व्यवस्था होती है. लेकिन अगर कोई उन आचरणों के अनुसार व्यवहार करने की कोशिश नहीं करता है, उनका उल्लंघन करता है, तो उनके लिए दंड की व्यवस्था की जाती है. तो ये निगेटिव कंट्रोल में आते हैं. मीन्स कानून जो समाज में व्यवस्था स्थापित करता है तो वो लोगों के शोषण ना हो. जैसे कि हम समाज में किसी भी तरह के अगर शोषण हो रहा है तो उनके लिए कोई ना कोई कानून व्यवस्था बनाई जाती है. कानून समाज में सुधार करने की भी कोशिश करता है, जैसे कि छुआछूत का उन्मूलन करना, सती प्रथा का उन्मूलन करना, विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था करना, अस्पृश्यता उन्मूलन करना. तो ये सब व्यवस्थाएं समाज में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए और समाज में अगर कोई अव्यवस्था है तो उनको कंट्रोल करने के लिए करती है. जैसा कि इसमें दिखाया गया कि कानून द्वारा नियंत्रण समाज में सुव्यवस्था, स्थिरता लाना, समाज में शोषण का विरोध करना, नियम पालन न करने वाले को दंड की व्यवस्था करता है. अब ये तो सारे फॉर्मल कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं. अब हम इनफॉर्मल कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो उनमें जनसंचार के माध्यम, परिवार, लोक रीतियाँ, लोकाचार, नैतिकता, धर्म, नेतृत्व वगैरह आते हैं. तो सबसे पहले हम जनसंचार के माध्यम को देखते हैं, जिनके द्वारा समाज में लोगों के मनोवृत्ति, उनके विचार, उनके रहन सहन पे कंट्रोल किया जाता है कि किस तरह से उन्हें जो अब समाज में परिवर्तन हो रहा है उनके अनुसार उनको चलना होता है. जैसा कि दीपांकर गुप्ता ने अपनी पुस्तक मिस्टेकन मॉडर्निटी में लिखा है कि टाइम और स्पेस की बात उन्होंने की, कि ग्लोबलाइजेशन की बात की कि अब जो समाज में परिवर्तन हो रहा है तो वो दिन प्रतिदिन परिवर्तित हो रहा है. अब लेकिन हम कुछ भी, कोई भी घटना कहीं पर भी होती है तो वो हमें तुरंत ही पता चल जाता है. किसी भी जगह कोई अगर आतंकवादी फैलाए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम है या फिर कहीं किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम जनसंचार के माध्यमों के द्वारा वहाँ पर तुरंत हेल्प कर सकते हैं, व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं. तो जैसा कि दीपांकर गुप्ता ने कहा कि टाइम स्पेस की बात उन्होंने की कि ग्लोबलाइजेशन के जो ये युग चल रहा है इसमें टाइम और स्पेस सिकुड़ता जा रहा है. हम किसी भी चीज़ को, कोई भी घटना को तुरंत एक पल में ही जान सकते हैं. तो जनसंचार के जो माध्यम है इसमें अखबार, पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह आते हैं, जिनके ज़रिए हम एक जगह पे बैठे ही एक पल में सभी जगहों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. तो जैसे अभी हमारे राजधानी जैसे दिल्ली में क्या हो रहा है, वहाँ पे कोई घटना घटित हुई है तो उसके बारे में हम ग्रामीण इलाकों में बैठे हुए भी जान सकते हैं. और अगर हमारे नेताजन वहाँ राजधानी में है लेकिन अगर उन्हें किसी ग्रामीण इलाकों में कोई व्यवस्था स्थापित करनी है, कोई किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में जाना है तो सबसे पहले जनसंचार के माध्यमों के द्वारा वहाँ पे सूचना पहुँचवा देते हैं और वहाँ पे बैठे बैठे हम वो सूचनाएं ग्रहण कर लेते हैं. इससे समाज में व्यवस्था भी स्थापित हो जाती है और कंट्रोल भी किया जा सकता है. जैसे अगर हम टेलीविज़न और टेलीफोन की बात करते हैं तो टेलीविज़न के ज़रिए समाज में इस समय जो परिवर्तन हो रहा है वे दिखाते हैं. तो अगर हमें कहीं पे कोई घटना जो कि समाज के अनुकूल नहीं है वो घटित होती है तो हम वहाँ पर पहुँच के व्यवस्था कर सकते हैं, अपने प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा, पुलिस के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं. મીડિયાની વાત કરવામાં આવે તો મીડિયા એ જનસંચારનું એવું માધ્યમ છે કે જેના દ્વારા સમગ્ર વિશ્વને એક નાના રોમની અંદર એને કેન્દ્રિત કરી શક્યું છે. અને મીડિયા દ્વારા આપણે જાણીએ છીએ કે આજે ઝીરોમાંથી હીરો પણ બની શકે છે અને હીરોમાંથી ઝીરો પણ બની શકે છે. માનવી પોતાનો કોઈપણ વ્યક્તિને મીડિયા દ્વારા આપણે જોઈએ છીએ કે અત્યારે સમાજની અંદર પરિવર્તનોમાં મોટાભાગની કોઈ ભૂમિકા ભજવતું હોય તો મીડિયાની ભૂમિકા
ખૂબ મોટી જોવા મળે છે. આજે આપણે જાણીએ કે અન્ના હજારે જે સમગ્ર લોકપાલ બિલ માટે જે વિરોધ કરવા જઈ રહ્યા છે, તો સમગ્ર વિશ્વ સમક્ષ અથવા સમગ્ર ભારત દેશના નાગરિકો સમક્ષ રજૂ કરવા માટે કોઈ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવતું હોય તો તે મીડિયા છે. એ જ રીતના આપણે જાણ્યું કે દિલ્હીની અંદર આપણે અકલ્પનીય પરિણામો પ્રાપ્ત કરી શક્યા કે આમ આદમીની પાર્ટી જેનું અસ્તિત્વ ક્યાંય નહોતું એ આજે 28 સીટો સાથે એ બીજા નંબરની બહુમતી ધરાવતી પાર્ટી ઊભી થઈ શકી. આજે સરકાર બનાવે એટલી સક્ષમ પાર્ટી ઊભી થઈ શકી. એ શેના કારણે? તો મીડિયાના દ્વારા. એટલે મીડિયા એ એવું માધ્યમ છે કે લોકોને એ રીતનું શિક્ષણ આપી શકે છે, એ રીતનું જ્ઞાન આપી શકે છે, એ રીતનું નિયંત્રણ કરી શકે છે કે સાચા ખોટાનું એ લોકો સમક્ષ રજૂ કરી અને લોકોને સાચા ખોટાનું પારખવાની શક્તિ આપે છે. અને એ દ્વારા આપણે જાણીએ છીએ કે જે અકલ્પનીય પરિણામો કહી શકાય એવા પરિણામો પણ એના દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. એટલે મીડિયા એ અનૌપચારિક શિક્ષણનું એવું માધ્યમ છે કે જેના દ્વારા એક થોડાક સમયની અંદર મોટા માસ સુધી એ પોતાની વાત પહોંચાડી શકે છે અને માસ દ્વારા એ સમગ્ર વિશ્વની અંદર પરિવર્તનનું એક પરિણામ પણ લાવી શકે છે. આગળથી इसमें जनसंचार के माध्यम द्वारा जो नियंत्रण बताया गया, जिनमें जनमत जागृत करना, विचार विमर्श, प्रचार कार्य, विशाल जनसमूह के रवैये और व्यवहार को बदलना या फिर नियंत्रित करना है. तो जनसंचार के जो भी साधन होते हैं उनके द्वारा हम कोई भी जनमत जागृत कर सकते हैं, जैसे कि और विचार विमर्श भी कर सकते हैं. एक जगह पर बैठे बैठे प्रचार कार्य भी कर सकते हैं. जैसा कि अभी हम कंज्यूमरिज्म की अगर बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, तो इनमें अब अगर इसमें वर्तमान प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो इसमें कंज्यूमरिज्म जिसे उपभोक्तावाद कहते हैं इतना ज़्यादा मात्रा में फैला है कि उसके प्रचार कार्य के लिए हम जितने भी जनसंचार के माध्यम हैं उनके द्वारा हम प्रचार कर सकते हैं. जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि फॉल्स कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम जो वास्तविकता में नहीं होता है उसे हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो कि रियलिटी में होता ही नहीं है. तो अगर हम इस समय की बात लेते हैं तो जैसे इसमें मीडिया हमें तरह तरह के प्रोडक्ट दिखाती है, उनके थ्रू दिखाती है कि ये तो सही है और ऐसा ही हमें अडॉप्ट करना चाहिए, उसी तरह कार्य करना चाहिए. लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि क्या वो वास्तविक रूप से सही होते हैं? तो उनके द्वारा हम प्रचार प्रसार करके अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और पूरे समाज में वे प्रोडक्ट ला देते हैं. तो इससे पूरे समाज में कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरफ से देख सकते हैं. दूसरा है कि विशाल जनसमूह के रवैये और व्यवहार को बदला जा सकता है. मीडिया के द्वारा, जनसंचार के माध्यम के द्वारा हम किसी भी जनसमूह या फिर किसी भी विशाल कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समूह हो, तो उनके हम रवैये को बदल सकते हैं. जैसे कि अगर हम न्यूज़पेपर में कोई भी मैटर छाप रहे हैं, बार बार वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए, तो आम जनता अगर उसे कई बार पढ़ती तो उन्हें लगता है कि ये सही है और ये गलत है, जबकि वास्तविकता में वो क्या होता है वो तो मीडिया को ही पता होता है. अब हम इनफॉर्मल कंट्रोल के अंतर्गत परिवार की बात करते हैं. परिवार जो कि एक सामाजिक संस्था है और समाज की सबसे छोटी इकाई है और हर एक व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है, चाहे वो ग्रामीण समुदाय में हो, चाहे वो नगरीय समुदाय में हो. जब समाज की स्थापना हुई थी शुरू में, तब से परिवार चला आ रहा है और अब भी परिवार है, चाहे वो ज्वाइंट फैमिली में हो या फिर न्यूक्लियर फैमिली में हो. लेकिन अभी तो समाज में परिवार की व्यवस्था परिवर्तित होती जा रही है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली टूटती जा रही है, उसकी जगह न्यूक्लियर फैमिली मीन्स एकाकी परिवार की व्यवस्था होती जा रही है. क्योंकि जिस तरह से लोगों का नगरीकरण हो रहा है, पश्चिमीकरण हो रहा है, तो वे एक जगह पे न रहकर दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहे हैं. तो वहाँ पे वो अपने पूरे परिवार को न ले जाकर सिर्फ अपनी वाइफ मतलब अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ही ले जाते हैं, अपने माता पिता को ले जाते हैं, तो वो एकाकी परिवार की स्थापना करते हैं. तो परिवार में तो बदलाव आ भी रहे हैं. तो भविष्य में समाजशास्त्रियों का ऐसा भी कहना है कि हो सकता है कि परिवार विघटित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनके क्या मीन्स आगे आने वाले समाज में उनके क्या भविष्य होगा, इस पर पूरे समाजशास्त्री विचार कर रहे हैं. लेकिन जैसा कि इसमें दिखाया गया कि कंट्रोल किस तरह से समाज करता है, परंपरा के द्वारा, प्रथा के द्वारा, धार्मिक विश्वासों के द्वारा, जीवन के मूल्य एवं प्रतिमान के द्वारा, आलोचना, असहमति, असामान्यजनक व्यवहार, हास्य व्यंग्य इत्यादि के द्वारा परिवार अपने परिवार के सदस्यों को वह कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि वे व्यवहार ना कर सकें जो कि उनके संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता, जो कि उनके प्रथाओं के अंतर्गत नहीं आता, उनके मूल्यों में नहीं आता. वे कोशिश करते हैं कि उनके परिवार के सदस्य वैसा व्यवहार ना करें. પરિવારની વાત કરીએ આપણે સામાજિક નિયંત્રણમાં, તો પરિવાર એ એવું માધ્યમ છે કે જે સામાજિક ધોરણોની શરૂઆત જ ત્યાંથી થાય છે.
વ્યક્તિ સામાજિક નિયંત્રણના પાઠ જે કહેવામાં આવે એ પાઠ શીખવાની શરૂઆત જ પરિવારથી થાય છે. બાળક જન્મે ત્યારથી એનું જે સમાજીકરણ કરવામાં આવે છે એ સમાજીકરણ જેવા પ્રકારનું થયું હોય એવા પ્રકારે એ સંસ્કારો કેળવે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે બાળકને સારા સંસ્કારો દ્વારા એ ધોરણોનું સિંચન થયેલું હોય તો સાહજિક રીતે આપોઆપ એ જીવનની અંદર ગૂંથાઈ જતું હોય છે. દાખલા તરીકે કોઈ પરિવારનો સામાન્ય પરિવારનો વ્યક્તિ હોય, એની જોડે ગરીબ હોય, ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવી હોય તો એ ત્યારે ક્યારે ચોરી કરવાનો કે લૂંટફાટ કરવાનો પ્રયત્ન નહીં કરે. કેમ કે એને સંસ્કારો આપેલા છે કે આ એ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ એ આપણે કરી શકાય નહીં. 2 ટાઈમ ભૂખે કદાચ ઊંઘી શકશે પરંતુ તે આવું અપકૃત્ય કરી સમાજના ધોરણોનું ઉલ્લંઘન કરી અને એ પોતાનું ગુજરાન ચલાવવાનો પ્રયત્ન નહીં કરે. એટલે પરિવાર એક એવું પાયાનું ધોરણ છે કે જેવા સંસ્કારોનું સિંચન થશે એટલો જ સમાજ મજબૂત બનશે. એટલે સામાજિક નિયંત્રણની શરૂઆત જ પરિવારથી થાય છે અને પરિવાર દ્વારા જે પાકા ધોરણે સિંચન કરવામાં આવેલું હોય, જે રીતના એનું સમાજીકરણ થયેલું હોય અને જે રીતના ધોરણો સિંચિત થયેલા હોય છે એ રીતના જ સમાજની અંદર નિયંત્રણની બીજી એજન્સીઓની જરૂરિયાત ઓછી થઈ જતી હોય છે. એટલે આ ઔપચારિક ધોરણો જે સામાજિક નિયંત્રણ થાય છે એમાં પરિવારનું કામ એટલું સરસ છે કે જે સમગ્ર વ્યવસ્થાને, સમગ્ર વિશ્વની સામાજિક નિયંત્રણની વ્યવસ્થાને સાચવવામાં એ પાયાની ભૂમિકા ભજવે છે, એ મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવતું જોવા મળે છે. अब इनफॉर्मल कंट्रोल के अंतर्गत हम नैतिकता की बात करते हैं, मोरलिटी की बात करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जैसा कि मोरल के अकॉर्डिंग रहना चाहिए और उन्हें उन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए. तो नैतिकता एक सामाजिक तत्व है और सांस्कृतिक तत्व भी है. और प्रत्येक व्यक्ति, कुछ लोग कहते हैं कि नैतिकता धर्म से जुड़ा है और धर्म को ही वो नैतिकता मानते हैं कि जो धार्मिक व्यक्ति हैं वो नैतिक व्यवहार करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. अगर हम धर्म, क्योंकि धर्म जो होता है अंधविश्वास या फिर किसी पे विश्वास, किसी शक्तिशाली व्यक्ति पर विश्वास की बात करते हैं, लेकिन अगर नैतिकता की बात करते हैं तो वो विवेक से जुड़ा होता है. जिस व्यक्ति का जैसा विवेक होता है, ज्ञान होता है, वो उसी तरह से अच्छाई और बुराई में अंतर करने की कोशिश करता है. और नैतिकता जो होता है वो इंटरनल कॉन्शियसनेस की बात होती है, मीन्स आंतरिक चेतना की बात होती है कि व्यक्ति उसमें ये अनुभव करता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने विवेक के अनुसार वह सही गलत करने की कोशिश करता है. तो जिसके अंदर ज़्यादा विवेक होता है, ज़्यादा नैतिक व्यक्ति होता है, वे गलत कार्य नहीं करते हैं. तो इससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है और अव्यवस्था नहीं आती है. जैसा कि इसमें है कि एक व्यक्ति समूह के आचरण को नियंत्रित करता है. नैतिकता का संबंध विवेक से होता है. यह सिखाती है कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित है. नैतिकता के बाद प्रथा आती है, जो कि इनफॉर्मल कंट्रोल के अंतर्गत ये भी आती है. प्रथाएं वे शक्तिशाली व्यवहार होते हैं जो कि हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहार में होते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं. कुछ दिनों बाद उन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त हो जाती है और वे प्रथा का रूप धारण